हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम तो ये हमारा 4th लेक्चर है और इसमें हम चैप्टर 2 देख रहे थे, ट्रेड यूनियन। हमने ऑलरेडी इसकी क्लास ले ली थी जिसमें हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था, उसकी हिस्ट्री और द इवॉल्विंग रोल आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया था। तो आज हम यूनियन रिकॉग्नाइजेशन पढ़ेंगे और आउटसाइड लीडरशिप टॉपिक पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में जाके ये ट्रेड यूनियन पूरा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। अब यूनियन रिकॉग्नाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। तो यूनियन रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? यूनियन को रिकॉग्नाइज करना, यानी कि उसको एक लीगल स्टेटस देना, उसको एक लीगल स्टेटस देना। ये मतलब भी हो सकता है। तो हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि ट्रेड यूनियन का स्टेबल और स्ट्रॉन्ग होना असेंशियल है फॉर द गुड आईआर। तो आप उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, कैसे स्टेबल बना सकते हो? आप उसको लीगली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, लीगली रिकॉग्नाइज तो होगा क्या? उसके पास एक तो राइट्स आ जाएंगे और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। ठीक है, राइट्स जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसको जब रिकॉग्नाइज करेंगे तो फिर उसके पास कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर आएगी, उसके पास मेंबरशिप फीस कलेक्शन की पावर आएगी, उसके पास अपने फंक्शन को ढंग से रेगुलेट करना और चलाना, रन करना, इन सब की पावर आएगी विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, उसको अपने फंड्स का पूरा कच्चा चिट्ठा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या आएगी? उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो जो हमने क्रिटिसिज्म पढ़ा था या व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, कहीं ना कहीं वो ये चीज बाय रिकॉग्नाइजिंग द यूनियन ये सॉल्व हो रही थी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। तो इट मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन? इट मीन्स ऑफिशियल एक्सेप्टेंस। सो इट स्ट्रेंथेन्स द ट्रेड यूनियन एज एन इंस्टीट्यूशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ट्रेड यूनियन क्या है, इंस्टीट्यूशन है। ऑफिशियल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? कि इट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार टू गेट द लीगल स्टेटस एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, आपने रजिस्ट्रार के पास अपना नाम लिखवा दिया, सब कुछ करवा दिया, लेकिन जब तक मैनेजमेंट ही आपको परमिशन नहीं देगी या उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, उसको राइट्स नहीं देगी, तब तक ट्रेड यूनियन फंक्शन नहीं कर सकता इस किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहले हम इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो इट गिव्स द लीगल स्टेटस टू द ट्रेड यूनियन, सोल राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसके पास ही सिर्फ एक ट्रेड यूनियन, अब जैसे एग्जाम्पल की समझते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन है तो उसके अंदर उनमें कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, उनके आइडियाज में कॉन्फ्लिक्ट होगा, उनके वे ऑफ परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस कॉन्फ्लिक्ट होगा, उनके इवन समटाइम ऑब्जेक्टिव्स भी कहीं ना कहीं चेंज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे में जब ये लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे या बार्गेन करेंगे मैनेजमेंट से किसी चीज की डिमांड के लिए, तो उनकी ना डिमांड्स पहले से ही एक नहीं रहेगी, अलग अलग रहेगी, तो मैनेजमेंट इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो इस चीज के लिए अगर हम एक ट्रेड यूनियन को इलेक्ट कर दे तो फिर उसके पास सोल पावर आ जाती है बार्गेन करने की। तो इससे ना कलेक्टिव बार्गेनिंग भी सक्सेसफुल होने के चांसेस उसके ज्यादा रहते हैं। अब समझ नहीं आया, एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टीज जो कि सेंटर में है उसके पास पावर है कि वो इंटरनेशनल गवर्नमेंट के साथ, इंटरनेशनल रिलेशन में गवर्नमेंट के साथ ट्रीटीज साइन कर सकती है, कोई नेगोशिएशन कर सकती है, किसी को इनवाइट कर सकती है और किसी में जा सकती है। राइट, इसकी वजह से हमारे आईआर अच्छे रह सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये चालू कर दे कि नहीं हम अमेरिका के साथ, रशिया के साथ रिलेशन बनाएंगे, नहीं हम चाइना के साथ रिलेशन बनाएंगे, तो क्या हमारी आईआर अच्छी होगी? नहीं होगी। वैसे ही कलेक्टिव बार्गेनिंग कब सक्सेसफुल होगी? जब एक ही ट्रेड यूनियन करे बार्गेन। और कैसे करेगी एक ट्रेड यूनियन बार्गेन? जब सिर्फ एक ट्रेड यूनियन को क्या हो, लीगल स्टेटस मिला। ठीक है, दे हैव रिप्रेजेंटेशन इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को ऑर्गेनाइज कराना, उसको रन कराना ऑन द लीगल लाइंस इज बिकम द राइट ऑफ द ट्रेड यूनियन। conflict resolution, prevention of unfair practices by management, and even trade union.
जैसे कि अभी हमने पढ़ा था करप्शन बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, रेड टेपिज्म है और प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो ये सब चीज़ें ना सॉल्व हो सकती है बाय रिकॉग्नाइजिंग दी ट्रेड यूनियन। ठीक है। इंक्रीज एम्प्लॉय ट्रस्ट, इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस। बताओ कैसे कैसे होंगे? हमने एसेंशियल्स में पढ़ा ही था, राइट, कि ट्रेड यूनियन का स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होना असेंशियल है फॉर गुड IR। ये वहां से पॉइंट लिंक करो। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड बोर्ड एंड कमिटीज। ये पॉइंट रिपीट हो गया, इसको हटा देना। ये है बोर्ड एंड कमिटीज। अब कमिटी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक जना ना ट्रेड यूनियन का बिठा दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि कोई ऐसे डिसीजन नहीं लिए जाते जो कि वर्कर्स के अगेंस्ट में हो। ठीक है। तो इनको है ना राइट मिल जाता है कि नहीं, एक सीट तो हमारे लिए खाली छोड़नी पड़ेगी ट्रेड यूनियन के लिए। डिमांड चेक ऑफ फैसिलिटी, दे कैन डिमांड चेक ऑफ फैसिलिटी। चेक ऑफ फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर के अंदर बहुत सारी ट्रेड यूनियन है, बहुत सारी है, जैसे कि A है, B है, C है, D है। अगर मैं सपोज एक वर्कर हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो, और एक मिनट सॉरी, बहुत सारी ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है और इन ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए क्या चाहिए होगी? फीस। ये डिमांड करेंगे मेंबर से ही कि हमें कुछ ना कुछ महीने का सब्सक्रिप्शन के लिए आपका, जैसे फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ इतना सैलरी से कट होगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी सैलरी से हर महीने पैसे कटे ट्रेड यूनियन के मेंबरशिप के लिए और वो जाए अकाउंट B के अकाउंट में, तो इसका मतलब मैं अपना एक वोट दे रही हूँ B के लिए। तो ये चेक ऑफ फैसिलिटी वो डिमांड कर सकती है ट्रेड यूनियन, अगर उनको रिकॉग्नाइज कर दिया जाए कि हर महीने इन एम्प्लॉइज से हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आने जाने चाहिए, ऑफ कोर्स विद द कंसेंसस ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। क्रिएट एंड मैनेज फंड एंड यूटिलाइज अकॉर्डिंगली। एक फंड क्रिएट करना, जब इनके पास आ जाएगा पैसे आएंगे तो ये एक फंड क्रिएट होगा, उसको क्रिएट करना, उसको मैनेज करना और उसको यूटिलाइज करना। ठीक है। तो इसमें ऑटोनॉमी आएगी कि मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ लीगली रिकॉग्नाइज में हमने पढ़ा था, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी, यानी उनको अपने फंक्शन में ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। ठीक है। पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, WPM, या और ये किससे रिलेटेड है? इससे। अब रिकॉग्नाइजेशन करे कैसे? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बोलता है कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ट्रेड यूनियन है तो आप उसको बैठे बैठे रिकॉग्नाइज कर दो। अगर आपके पास 2 ट्रेड यूनियन है तो आप करवाओ इलेक्शन में एक ट्रेड यूनियन के 50% से ज्यादा है, उसको रिकॉग्नाइज कर लो। अगर 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, या फिर इवन 2 में भी है, दोनों के 50-50% आ गए, तो if none gets 51%, then negotiating council having representation of those trade union who get at least 20% votes, एक काउंसिल बना दो जिसमें उन मेंबर्स को बिठा दो, उन ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव को बिठा दो जिनको 20% वोट मिले हैं। ठीक है। फिर ड्यूरेशन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन कितना है? 3 years एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू 5 years। तो ये कोड ध्यान रखना, लिखने में काम आता है, फैक्ट बेस भी है, लेकिन कोई नेशनल लेवल लॉ नहीं है दैट रिक्वायर्स कंपलसरी रिकॉग्निशन। जैसे कि हमारे पास ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926, लेकिन ये कंपलसरी नहीं बोलता, ये सिर्फ बोलता है कि मैनेजमेंट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए या फिर करना है तो क्या क्या प्रोसीजर है। नॉट ऑल स्टेट्स हैव गिवन द स्टैट्यूटरी स्टेटस एंड लैक यूनिफॉर्मिटी, ऑल्दो वी हैव दिस एक्ट। अब मेथड्स एंड क्राइटेरिया ऑफ इलेक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन, ये है हमारे क्राइटेरिया और ये है हमारे I'm sorry ये है हमारे मेथड्स और ये है हमारे क्राइटेरिया। ठीक है। क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं इलेक्शन के लिए? इलेक्शन थ्रू सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉइज का पता नहीं चलना चाहिए किस एम्प्लॉइज ने किस ट्रेड यूनियन को वोट दिया है। चेक ऑफ मेथड इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ इलेक्शन।
अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो पैसे जाने चाहिए वो ट्रेड यूनियन बी के में जाने चाहिए, तो एम आई नॉट वोटिंग फॉर ट्रेड यूनियन बी? यस आई एम। क्यू मेथड, जो कि लेबर डायरेक्टरेट देखेगा। क्यू मेथड का मतलब होता है कि लाइन में लग जाओ या फिर उतने फॉर्म्स जमा करवाओ, ठीक है। गेसिंग और जनरल ऑब्जर्वेशन, क्या पता चल गया यार ट्रेड यूनियन ए की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी कि भाई 80% लोग इसी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें बैठे बिठाए ए को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। फिर है क्राइटेरिया क्या होंगे टू रिकॉग्नाइज अ ट्रेड यूनियन। मिनिमम मेंबरशिप होनी चाहिए, क्या हमने बताया 51% वोट या फिर 20%। कंप्लायंस विद लॉज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई इलीगल हो या कोई माफिया ट्रेड यूनियन आ जाए जिसके ऑब्जेक्टिव ही अच्छे ना हो, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स, कि कहीं वो पॉलिटिकली एफिलिएटेड तो नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो दीज आर द क्राइटेरिया, दीज आर द मेथड्स ऑफ ट्रेड यूनियन। क्वेश्चन आई स्टेट द क्राइटेरिया फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ trade union in India and also point out the right of recognized trade union. As it is question है, as it is इतना लो हैंगिंग है और 2022 में ही पूछा गया, तो बस लिखना है। Problems faced by trade union nowadays, तो फिर क्राइटेरिया क्या पढ़ा था हमने, मतलब सॉरी क्रिटिसिज्म क्या पढ़ा था हमने। क्रिटिसिज्म का मतलब था कि what problems trade union are क्रिएटिंग, एंड ये क्या पढ़ रहे हैं, वॉट प्रॉब्लम्स ट्रेड यूनियन आर फेसिंग। दोनों अलग अलग चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स मिक्स होंगे लेकिन बहुत अलग अलग चीजें, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं यार, पहले तो मेंबरशिप ही बहुत कम है, 20% से भी कम है, तो स्ट्रेंथ उनकी कम हो जाएगी। हाँ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाती है, इवन एम्प्लॉयज में भी और सोसाइटी में भी एक्सेप्टेबिलिटी रिड्यूसेस। ग्लोबलाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग, ये तो हमने इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में पढ़ा ही था कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ट्रेड यूनियन स्टार्ट टू फेस आफ्टर 1991। ग्लोबलाइजेशन के सारे प्रॉब्लम्स जो हमने लिखे थे ना, क्या क्या लिखे थे याद करो। फेमिनाइजेशन, फेमिनाइजेशन बुरी बात नहीं है, लेकिन इंटेंशनली फेमिनाइजेशन को इंक्रीज करना जस्ट फॉर द सेक टू वीकन द ट्रेड यूनियन, ऑफ कोर्स इट इज रॉन्ग। और कैजुअल वर्कफोर्स इंटेंशनली इंक्रीज करना, एचआरएम पे फोकस बढ़ गया तो ऑब्वियसली ट्रेड यूनियन बहुत वीक हो गई। और क्या पढ़े थे हमने, जैसे कि ऑटोमेशन आ गया तो वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया। ये पॉइंट्स तो ऐसे कि हर जगह लिखने ही लिखने हैं। फ्रेगमेंटेशन एंड राइवलरी, लैक ऑफ यूनिटी, ये हम पढ़ेंगे मल्टी यूनियनिज्म में, यह भी टॉपिक आएगा। मतलब हमने पढ़ा है कि जब एक से ज्यादा यूनियन एक कंपनी में आ जाए तो उन दोनों के बीच में फाइट तो होगी, उसकी वजह से पॉलिटिक्स भी स्टार्ट होगी, तो ये कहीं ना यूनियन को और वीक कर देती है, तो इससे फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। फिर टेक्नोलॉजी, वर्क फ्रॉम होम, दिस क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द ट्रेड यूनियन। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, फुल टाइम ऑफिस बियरर नहीं मिलते, ये सारे एम्प्लॉयज ही तो होते हैं। फिर बाहर का हम एम्प्लॉय करेंगे तो फिर वो आउटसाइड लीडरशिप हो जाएगी, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हमेशा इसको ना एक बहुत नेगेटिव वे में ही देखता है ट्रेड यूनियन को, कि यार ये हमारा टाइम वेस्ट करेंगे, हमारे कॉस्ट इंक्रीज करेंगे। कैजुअल वर्कफोर्स, कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कफोर्स की 4 जनरेशंस आर वर्किंग टुगेदर, तो इसकी वजह से क्या होगी, उनमें यूनिटी नहीं होगी और ट्रेड यूनियन वीक हो जाएगी। फोकस ऑन फॉर्मल सेक्टर, तो ये फॉर्मली बाइस्ड है, इनफॉर्मल सेक्टर तो अभी में ट्रेड यूनियन है ही नहीं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट दे फेस ड्यू टू, वी नो, बिकॉज डिक्लाइनिंग मेंबरशिप, लैक ऑफ अवेयरनेस, रेजिस्टेंस टू चेंज, workplace diversity challenges again lead to unity crisis। HRM पे फोकस, फेमिनाइजेशन, डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट जेन जीज,
जेन जी को क्या चाहिए, इनको ना फैसिलिटीज ज़्यादा चाहिए, इनको पे ज़्यादा चाहिए, इनको अभी लर्निंग ज़्यादा करनी है। इनके पास ना टाइम नहीं है कि फालतू पॉलिटिकल में एफिलिएटेड हो या फिर जाके यूनियन में ऐड हो जाए। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, आउटसाइड लीडरशिप, लिमिटेड कंस्ट्रक्टिव फंक्शन जैसे कि ट्रेनिंग, इन पे फोकस ही नहीं करते ये। अब व्हाट आर द मेजर्स टू स्ट्रेंथन द ट्रेड यूनियन इन इंडिया? अब ऐसा तो है नहीं, हमें पता है कि हमें गुड आईआर के लिए ट्रेड यूनियन को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाना पड़ेगा। तो उसके क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, हम कैसे इन जो प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग इसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं? तो यार बहुत इजी है। तो हमने क्या पढ़ा था, आप ट्रांसपेरेंसी लेके आओ और सबसे पहले आप क्या करो, रिकॉग्नाइज करो वन ट्रेड यूनियन। एम्प्लॉइज को बोलो थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद देयर प्रोडक्टिविटी टारगेट्स। Regularly attending meetings, transparency in function, make recognition mandatory, appointing full-time office bearers ताकि उसमें प्रोफेशनलिज्म आए, मेंटेनिंग डेटा। तो ये क्या कलेक्टिव बार्गेनिंग में भी हेल्प करता है। आप जब नेगोशिएट करते हो तो आप जब फैक्ट्स लेके आते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। रैंक एंड फाइल मेथड, रैंक एंड फाइल मेथड का क्या मतलब होता है? अभी हम ना एक टॉपिक पढ़ेंगे आउटसाइड लीडरशिप, तभी हम ये देखेंगे, वरना ये समझ नहीं आएगा। एनहेंस फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, मॉडर्नाइज यूनियन ऑपरेशन, एक टर्म आती है साइबर यूनियनिज्म। आप अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए फिजिकल की जगह आप वर्चुअली अप्रोच करो एम्प्लॉयज को, ताकि इससे ना एम्प्लॉयज को आप ज़्यादा एक्सेस कर पाओ एम्प्लॉयज का और इजी रजिस्ट्रेशन हो। ठीक है, तो उनको अपने मॉडर्नाइज कहीं ना कहीं तरीके चेंज करने पड़ेंगे। स्ट्रेंथन द कलेक्टिव बार्गेनिंग, एनहेंस इन पॉलिसी एडवोकेसी, एंगेज इन पॉलिसी एडवोकेसी, इन्फ्लुएंस करो, पहले रिजल्ट लेके आओ उनके हक में, तभी तो लोग आपसे जुड़ेंगे, तभी तो वो और स्ट्रांग होगी। फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, ट्रेड यूनियन को स्किल डेवलपमेंट में, ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट प्रोग्राम ज़्यादा चलाना चाहिए ताकि उनकी खुद की भी पॉपुलैरिटी हो और लोगों का भी भला हो जाए। फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है, एम्प्लॉयज की जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। प्रमोट इंटरनल डेमोक्रेसी, put worker interest at the center to increase the acceptability and use of social media to approach as many people as they can or increase the inclusivity that will increase by increasing the strength. अब PYQs पे भर के हैं। इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट इज प्लेग्ड बाय इंट्रा यूनियन राइवलरी, ये हम आगे बढ़ेंगे। आउटसाइड लीडरशिप जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है, एंड पॉलिटिकल patronage and has failed to serve the purpose of its own formation. तो हमें ना इसमें कैसे आंसर करना है, इसमें हमें ये पॉइंट्स पे फोकस करना है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, और इसमें हम थोड़ा सा ना इसके क्रिटिसिज्म के 2-3 पॉइंट्स ऐड कर देंगे। Elucidate and develop a suggestive framework to improve the functioning of trade union in India. What we have to write? These measures. As it is लिखना है, जो आपको पसंद है वो लिख दो। और जब ये वाले जो क्वेश्चन जिसमें आपका आंसर ना बिल्कुल क्लियर है ना, तो इनमें क्या डिमांड क्या रहती है, फ्लो चार्ट बनाओ। कैसे ही बना दो, वो यूं बॉक्स के थ्रू, सर्कल्स के थ्रू। ठीक है, जितना ज़्यादा फ्लो चार्ट में प्रेजेंट करोगे, हेडिंग्स अच्छे से डालना, ठीक है, उतना ज़्यादा ये प्रेजेंटेबल और उतना ज़्यादा मार्क्स, 1 मार्क्स भी आ गया ना तो ऐसे कि हाँ चलो क्वेश्चन में कुछ अच्छा किया है। What are the problems of trade union in India? Problems of trade union in India. मतलब what are the problems they are facing in India? Discuss the impact of liberalization on trade union movement. अभी क्वेश्चन क्या है, इसका भी हम ऑलमोस्ट सेम आंसर है और इसका भी ऑलमोस्ट सेम आंसर है। तो इसमें वो आंसर्स, वो पॉइंट्स लिखो जो
ये पॉइंट्स में इंक्लूड नहीं होते हो, जैसे कि प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस लिख दो, ये वाला हमारे सेकेंड पार्ट में चला जाएगा, ये वाले पॉइंट लिख दो, ये वाला सेकेंड पॉइंट, ये वाला पॉइंट लिख दो, ये सेकेंड पॉइंट में चला जाएगा, ये सेकेंड पॉइंट में चला जाएगा। तो ऐसे पॉइंट्स ढूंढो जो दोनों में कॉमन ना हो, तो वो हम इसमें लिख देंगे, और जो कॉमन पॉइंट्स है वो हम इसमें लिख देंगे। डिस्कस ब्रीफली द फैक्टर्स दैट इनहिबिट्स द सक्सेस ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। व्हाट वी हैव टू राइट, इनहिबिट्स मतलब कि रेस्ट्रिक्ट करना, तो प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग। Discuss the problem of trade union movement in India. Done. Examine why trade union movements are dominated by outside leadership. ये next topic है, बस देखो ये outside leadership, ये अभी हम पढ़ेंगे। Evaluate the present approach and attitude of management in industry towards trade union and suggest ways and means to achieve mutual understanding between parties for the positive result. अब जो इसका सेकेंड पार्ट है, ये तो हमें पता है कि हमें क्या लिखना है, ठीक है, बट इवेल्युएट द प्रेजेंट अप्रोच एंड एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का एटीट्यूड ट्रेड यूनियन की तरफ कैसा है यार? पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव कैसे यार? दे क्रिएट रेजिस्टेंस टुवर्ड्स चेंज एंड डाइवर्ट द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉइज, इंक्रीज द कॉस्ट। बट कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है, क्योंकि इसकी वजह से अगर रीजनेबली ट्रेड यूनियन सही है, यानी बहुत एक्सेसिवली पावर नहीं है ट्रेड यूनियन के पास, तो ट्रेड यूनियन एक ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ज़्यादा क्रिएट नहीं होने देती। दूसरा, कलेक्टिव बार्गेनिंग कर लेती है, ताकि ट्रेड यूनियन का या फिर एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के बीच में विन विन सिचुएशंस हो, ठीक है। तो ये अपने को पॉइंट्स लिखना है जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, उसमें से एक दो उठा के लिख देना। तो वी हैव डन ऑल द PYQs आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। अब हम बात करते हैं आउटसाइड लीडरशिप की। आउटसाइड लीडरशिप का मतलब क्या होता है? अब नेम बता रहा है कि लीडरशिप फ्रॉम आउटसाइड। ऐसा कहीं पढ़ा है क्या? अभी हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लेबर मूवमेंट हमने पढ़ा था, जिसमें कहा था कि when the workers were not conscious about their rights, they were unaware about their rights, तब कोई बाहर से लीडर आता है और वो उन्हें बताता है कि यार तुम्हारे ये राइट्स हैं और तुम्हारा ऐसे एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, तो वो उनका एसोसिएशन बनाता है और वो उसको लीड करता है। तो दैट इज वाई आउटसाइड लीडरशिप इज इम्पॉर्टेंट फॉर एमर्जेंस ऑफ ट्रेड यूनियन, for creating the awareness or consciousness among employees, and that will lead to basically trade union, जहाँ जो employees है वो खुद के लिए लड़ते हैं, ठीक है। तो outside leadership is important. तो it refers to leaders who are not part of the rank and file leadership. Rank and file leadership का मतलब होता है leadership from within, यानी leaders who are employees themselves, ठीक है। तो managing and leading the union by those who are really employed in the organization. That's why कंपनीज लाइक टाटा हैज फिक्स द स्ट्रेंथ ऑफ आउटसाइड लीडरशिप। तो टाटा ने क्या कर रखा है कि अपने ना आउटसाइड लीडरशिप पे लिमिट लगा दी, कितनी? जैसे 5 हो या 1/3 ऑफ द मेंबर्स विच एवर इज लोअर। क्यों करी? क्योंकि हम इसके डीमेरिट्स पढ़ेंगे। इट इज डेवलप्ड इन केस ऑफ लेबर मूवमेंट, वहीं से ये आया था। जनरली कौन होते हैं ये लोग? जो बाहर के लीडर होते हैं, ये फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी होते हैं। हमने पढ़ा था कि ट्रेड यूनियन पॉलिटिकल पार्टी से काफ़ी एफिलिएटेड होती है। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या ट्रेड यूनियन कैन एक्ट एज अ वोट बैंक फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। विदाउट देम एमरजेंसी ऑफ ट्रेड यूनियन कुड नॉट बी पॉसिबल। ये लाइन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉजेज, क्यों हुई हमारी लीडरशिप, आउटसाइड लीडरशिप की इंपॉर्टेंट? बिकॉज द बेसिक आंसर वॉज लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ स्किल्ड इंटरनल लीडर्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, एक्सटर्नल एक्सपर्टीज थी, बाहर के लोगों को पता था। जैसे राजा राम मोहन रॉय थे, ये बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मिस्ट थे,
लेकिन इनको कोई सपना थोड़ी आया कि यार मॉडर्न वैल्यूज ऐसे होती है। ये बाहर गए, बाहर जैसे ब्रिटेन में गए, इन्होंने वहाँ सीखा, देखा, पढ़ा, जाना, और उसके बाद फिर जब इंडिया में आए तो उन्होंने रिफॉर्म्स लाना चालू कर दिए। वैसे कि एक्सटर्नल एक्सपर्टीज भी ऐसे ही काम करती है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी किस पे? एम्प्लॉयर्स पे। कोई ट्रेड यूनियन का कोई ढंग का स्ट्रक्चर, ट्रेड यूनियन थी ही नहीं, थी भी तो बहुत वीक थी। लैक ऑफ वर्कर इनिशिएटिव बिकॉज दे आर अनअवेयर। एक्सटर्नल सपोर्ट फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिया तो फिर लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे वैकेंसी है, चलो आओ यहाँ पे लीडर, यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे इनके हक के लिए लड़ते हैं। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स, जैसे कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज थी जिसमें कि हैव्स एंड हैव्स नॉट का आया था। तो जो सोशलिस्ट लीडर थे वो इनके साथ में थे, वो इनके लिए लड़ते थे और इनको ऑर्गेनाइज करते थे। यूनियन फ्रेगमेंटेशन, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयर रेजिस्टेंस टू इंटरनल लीडर्स। एम्प्लॉयर खुद, अब इंटरनल लीडर्स खुद इतने स्किल ही नहीं है तो ऑब्वियसली अब जैसे वो मैनेज कर ही नहीं पाते थे तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों के बीच में रेजिस्टेंस आ जाता था इंटरनल लीडर्स के लिए। और यूनियन फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब था कि यूनियन खुद ही आपस में लड़ रही है, ट्रेड यूनियन कोई ढंग की है ही नहीं, तो फिर आउटसाइड लीडरशिप आके उसकी वैकेंसी फुलफिल करता था। तो इसके मेरिट्स क्या क्या होंगे? इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन इन वेरी लेस टाइम। इट ब्रिंग्स एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज फ्रॉम आउटसाइड। खुद सीखना भी अच्छा है, लेकिन अगर बाहर से किसी का सिखाया मिल रहा है तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। शोज वे फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल लीडरशिप थ्रू सेटिंग एग्जाम्पल एंड ट्रेनिंग। प्रोटेक्शन ऑफ अनअवेयर वर्कर, इसके मेरिट्स है, ठीक है। हेल्प इन नेगोशिएशन एज एक्सेप्टेबिलिटी इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि दे आर समटाइम्स एम्प्लॉयर रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द इंटरनल लीडर, तो इट मे इंक्रीजेस इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ आउटसाइड लीडर। तो हेल्प इन बेटर नेगोशिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। इट फैसिलिटेट पॉलिटिकल कनेक्शंस, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स भी कभी कभी इनके जो है हेड या फिर इनके लीडर्स होते थे ट्रेड यूनियन के। क्योंकि हमने पढ़ा था कि ट्रेड यूनियन जब एक्सपेंशन फेज था उसका कब, 1960s और 50s के बीच में, तो ट्रेड यूनियन क्यों इतनी एक्सपैंड हुई थी? क्योंकि जो ट्रेड यूनियन के लीडर्स थे वर ऑल्सो द लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स या फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है। तो पॉलिटिकल कनेक्शन बनाने में हेल्प भी करता है। तो इट इंश्योर्स बेटर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इंक्रीज इन द पावर स्टेटस ऑफ ट्रेड यूनियन। लेकिन इसके डीमेरिट्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि इट रिड्यूस द वर्कर इन्वॉल्वमेंट। अब बाहर के लोग ही आ रहे हैं, उन्हें कोई ग्राउंड रियलिटीज का इतना पता ही नहीं है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं या फिर कौन कितनी क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, उन्हें ग्राउंड रियलिटीज का इतना पता नहीं होता, बट वो फिर भी डिसीजंस ले लेते हैं। तो ये कहीं ना इससे जो एम्प्लॉयज हैं, इंटरनल वर्कर्स हैं, उनके में रेजिस्टेंस आ जाता है, या फिर वो इतना फ्रूटफुल नहीं होता जो भी वो डिसीजन लेते हैं। वर्कर की इन्वॉल्वमेंट कम होती है, आउटसाइड लीडरशिप भी सारे डिसीजंस लेते हैं। पोटेंशियल फॉर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, हर चीज पॉलिटिकली हो जाती है, जैसे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ यूनियन मैटर्स एंड यूनियन एनर्जी, ठीक है। जैसे क्यों? वोट बैंक के लिए हर चीज इस पे आके अटकती है। एलियनेशन ऑफ वर्कर एंड देयर जेन्युइन इंटरेस्ट ड्यू टू अनअवेयरनेस अबाउट देयर ग्राउंड रियलिटी। फोकस ऑन एक्सटर्नल एजेंडा, इनका खुद का एजेंडा होता है। लैक ऑफ ट्रस्ट अमंग वर्कर्स ड्यू टू अनअवेयर अबाउट द ग्राउंड रियलिटी एंड गोल डिस्प्लेसमेंट। गोल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जो गोल अचीव करना है, वेलफेयर ऑफ द वर्कर, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। हमने पढ़ा था कि ट्रेड यूनियन क्यों बनी? ट्रेड यूनियन बनी वर्कर्स के लिए। दैट मीन्स उसके सारे जो ऑब्जेक्टिव है, सारे फंक्शंस है, सारे एक्शंस है, कॉन्सिक्वेंसेस है, सब किसके लिए होना चाहिए? वर्कर्स के लिए। दैट मीन्स दे आर वर्कर सेंटर्ड। लेकिन जब आउटसाइड लीडर्स आते हैं विद देयर ओन एजेंडा, तो ये क्या गोल कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम वर्कर सेंटर टू
पॉलिटिकल सेंटर। तो क्या ट्रेड यूनियन अपना पर्पस सॉल्व कर पाई? नहीं, ट्रेड यूनियन फेल हो जाती है। तो हाउ टू ओवरकम द लिमिटेशंस? रैंक एंड फाइल लीडरशिप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई इंटरनल लीडरशिप आप डेवलप करो। कैसे? आप ट्रेनिंग के थ्रू डेवलप करो, एक्सपीरियंस लो, अभी हमने पढ़ाई, ठीक है। गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए, जैसे ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2001 में, जिसमें कहा था कि आउटसाइड लीडरशिप को हम लिमिट करेंगे। अभी हमने टाटा का एग्जांपल लिया था, टाटा में लीडरशिप को कैसे लिमिट किया था कि 5 या 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन विच एवर इज लोअर कैन बी फ्रॉम आउटसाइड। तो वही लॉ है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो भी होगा, ऑर्गेनाइज कंपनी जो भी होगी, उसमें यही रूल है कि 1/3 और 5 विच एवर इज लोअर वी ऑफिस बियरर फ्रॉम आउटसाइड। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये है कि 50% ऑफिस बियरर शुड बी फ्रॉम इनसाइड। तो ये क्यों कर रही है ये एक्शन? क्योंकि अब जो आउटसाइड लीडरशिप के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो कि रिजल्ट है, वो बहुत धीरे धीरे खराब ही होते रहे होंगे ट्रेड यूनियन के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी इंटरफेयर करना पड़ा। नो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी ऑफिस बियर ऑफ यूनियन। क्यों? क्योंकि भाई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हद से ज्यादा बढ़ गया था। इसी वजह से ये सारे क्या है, एक्ट्स आए, लॉज आए, ठीक है। तो समझ में आ गया कि आउटसाइड लीडरशिप क्यों इतना बड़ा कंसर्न है, ठीक है। क्वेश्चंस भी आए, 2007 में पूछा है, और एक वो पुराना वाला उसमें भी देखेंगे। इवैल्यूएट द रोल एंड इफेक्टिवनेस ऑफ आउटसाइड लीडरशिप इन ट्रेड यूनियन, वी हैव टू राइट मेरिट्स। हाउ डू एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आउटसाइड लीडरशिप बी अवॉइडेड इन इंडियन सिनेरियो? हमने ये साइड में पढ़ लिया, थोड़े और पॉइंट्स ऐड कर देना इंटरनल लीडरशिप ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है। 1983, 89, 1922, 2000 में शॉर्ट नोट में पूछा था रोल ऑफ आउटसाइड लीडरशिप इन ट्रेड यूनियन मूवमेंट। तो रोल में क्या लिखोगे? पहले मीनिंग से स्टार्ट कर देना, फिर उसके कॉजेज क्यों आए थे, फिर उसके मेरिट्स, और 2-3 उसके लिमिटेशंस, और इन द वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन में रैंक एंड फाइल मेथड का दे देना, ठीक है। दिस वाज अ एग्जांपल। अब वो एक वाला भी देख लेते हैं एक बार। Examine why trade unions are dominated by the outside leadership. You have to write causes. Simple. आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर we will complete the entire chapter of trade union. तो I hope you like this session. इसके जो PYQs है वो हाथों हाथ सॉल्व करते जाना और पूरा याद करते जाना, ठीक है, तभी ये फ्रूटफुल होगा। सो थैंक यू वेरी मच।